हेलो गाइस, सभी को जय हिंद। मेरा नाम है अरुण कुमार और इस वीडियो के अंदर हम वैदिक पीरियड का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है। हमने वैदिक पीरियड के फर्स्ट पार्ट में देखा कि आर्यन का राइवल। उसके बाद हमने वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था श्रुति, दूसरा था स्मृति। ठीक है। हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था। हमने देखा श्रुति में चार वेदा पढ़े हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, हमने अरण्य एका पढ़ा, हमने हमने उपनिषद पढ़े। हमने इन चारों को पढ़ लिया। ठीक है। जो कि श्रुति लिटरेचर का पार्ट थे। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम स्मृति लिटरेचर के जो पार्ट हैं, जो स्मृति लिटरेचर्स हैं, उनको जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्मृति वर्ड का मतलब होता है टू बी रिमेम्बर। ये जो लिटरेचर्स हैं ये बेस्ड ऑन ह्यूमन मेमोरीज है। ठीक है। हमारी मेमोरीज के ऊपर बेस्ड है ये पोस्ट वैदिक क्लासिकल लिटरेचर्स हैं। तो ये जो सारे लिटरेचर्स हैं बाद में पोस्ट वैदिक पीरियड्स के, मतलब इन जो वैदिक पीरियड जब एंड हो जाता है तो तब ये सारे लिटरेचर लिखे गए, कंपाइल किए गए। इनको ऑक्सिलरी वेदा भी बोलते हैं क्योंकि ये सपोर्टिव फंक्शन प्ले करते हैं, सारे के सारे सपोर्टिंग फंक्शन प्ले करते हैं। तो इसके पार्ट में हम पढ़ेंगे वेदांश को पहला। इसमें बहुत सारे लिटरेचर है, उसमें वेदांश इसका पहला पार्ट है। तो वेदांश क्या है? ये वेदांश बना है वेद प्लस अंग। ठीक है। मतलब वेदों के ये अंग है। इनको लिम्स ऑफ द वेदा भी बोलते हैं। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 6 हैं। 6 वेदांश है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पहले तो ये आ जाता है कि कितने वेदांश हैं। तो टोटल 6 वेदांश हैं। ये सपोर्टिव फंक्शन प्ले करते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए वेदांश की। मतलब वेदाओं में जो मीनिंग्स है उनको बेटर वे में स्टडी करने के लिए ये हेल्प करते हैं वेदांश। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वेदांश हमारे पास 6 वेदांश है। उसमें से सबसे पहला आता है शिक्षा। ठीक है। ये क्या करता है? ये हमको बताता है कि जो वेदों में जो ये हमारे वेदों में श्लोक्स लिखे गए हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, जो उनके जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए। तो ये फोनेटिक्स की बात करता है। तो स्टडी ऑफ संस्कृत फोनेटिक्स की बात करता है ये पहला शिक्षा। दूसरा है कल्पा, ये रिचुअल्स की बात करता है। तीसरा है ज्योतिषा, ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बात करता है। चौथा है व्याकरण, जो कि ग्रामर की बात करता है, जो संस्कृत में जो वेद लिखे गए उनकी ग्रामर कैसी होनी चाहिए। और निरुक्ता, ये इसमें जो वर्ड्स है संस्कृत जो वेदों में ऋग्वेद या सामवेद इन सब में जो वेदों में लिटरेचर्स में वर्ड्स लिखे गए हैं उनकी एटोमोलॉजी की बात करता है। मतलब जो उसमें वर्ड्स है उनकी एक्सप्लेनेशन देता है, ये उनकी मीनिंग्स बताता है। छंद, अब जो वेदों में लिटरेचर्स हैं श्लोक्स हैं उनको किस तरह से एक पोएटिक वे में गाया जाए कि वो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, उनके रिदम की बात करता है। ठीक है। तो ये पोएटिक मीटर्स की बात करता है छंद। तो हमारे 6 वेदांश हैं। ठीक है। जिनको जो हमको हेल्प करते हैं वेदों की स्टडी वगैरह में। तो इनको पढ़ लेना, इनकी मीनिंग्स वगैरह एग्जाम में आती है कई बार। दूसरा है हमारा सात दर्शन। फिलोसफी देखो बहुत टाइप्स की है हमारे, मतलब हमारे उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो उनको दो दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। एक मेरा ऑर्थोडॉक्स है, दूसरा है मेरा हेट्रोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्स है समझ लो पुराने कंजर्वेटिव टाइप्स की हैं। हेट्रोडॉक्स में जो नहीं है, ठीक है, जो जो पुराने वालों को नहीं मानते, तो वो वाली ये है। जैसे हेट्रोडॉक्स में क्या आ जाता है, हमारा जैनिज्म आ जाता है। जैनिज्म, जो जैनिज्म वाली फिलोसफी है या बुद्धिज्म की है, ये क्या आ जाती है, ये मेरी हेट्रोडॉक्स में आ जाती है। ऑर्थोडॉक्स में क्या है, जो पुरानी है, जो वेदों को मानते थे, ये वेदों को नहीं मानते थे। दे डू नॉट बिलीव इन वेदास। ये बिलीव करते थे वेदा के अंदर, जो ऑर्थोडॉक्स वाले हैं। तो वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं तो उनसे इंस्पिरेशन होकर इन्होंने अपनी फिलोसफी बनाई। तो जो फिलोसफी जो 6, जो सात दर्शन 6 है हमारे पास, ये भी हमको पढ़ना है। तो बस इसमें एग्जाम में इतना आता है कि किसने किसने दी थी इसको, कौन सी फिलोसफी थी और किसने दी थी। तो इसको देखते हैं हम। न्याय जो गौतम मुनि ने दी थी, वैसे सिखाए कन्नड़ ने दी थी, सांख्य ये कपिला ने दी थी, योगा है पतंजलि ने दी थी, मीमांसा है जैमिनी ने, वेदांता, इसमें देखो कई सारे फिलोसफर्स थे। तो इसको वेदांता को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं क्योंकि इस मीमांसा के बाद आया था ये। तो इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स थे। तो उनमें से एक है आदि शंकराचार्य। इन्होंने फिलोसफी दी थी अद्वितीय की, मतलब नॉन डुअलिटी की। नॉन डुअलिटी,
इनका मानना था कि सारी चीजें सिंगल चीज से ही बनी है, एक सिंगल चीज थी, उससे सारी चीजें इवॉल्व हुई है। एक दूसरी थ्योरी है, फिलोसफी हमारी वशिष्ठ आदित्य, ये रामानुजन ने दी थी, ठीक है। तो ये 6 फिलोसफीज हैं, हिंदू फिलोसफीज हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी इसको बोलते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम। आगे हमारे पुराण हैं, जिसका मतलब होता है एंशियंट या ओल्ड। ये वेद व्यास ने कंपोज किया था। आपने सुना होगा विष्णु पुराण के बारे में। ये टोटल कितने हैं? 18 महापुराण हैं हमारे टोटल। इनको 18 महापुराण में डिवाइड कर रखा है। चौथा क्या है हमारे धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या होते हैं? ये शॉर्ट कंसाइज प्रोज होते हैं, जो कि बताते हैं मॉरलिटी के बारे में, रिलीजियस ड्यूटी के बारे में, राइट कंडक्ट के बारे में। और ये भी बताते हैं कि हर जाति या वर्ण की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ड्यूटीज है उनकी, ठीक है। तो ये 2 लाइन के, 1 लाइन के शॉर्ट कंसाइज प्रोज होते हैं, जिनको सूत्र बोलते हैं। अगला क्या है? धर्मशास्त्र। ये इसी से इंस्पिरेशन लेके बने हैं, धर्म सूत्र से इंस्पिरेशन लेके बने हैं। ये श्लोक फॉर्म में है, मतलब ये तो क्या थे, कंसाइज 1-2 लाइन के कंसाइज प्रोज थे, और ये बहुत एक्सप्लेन नहीं है। एक तो कंसाइज है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा। और जो मेरे धर्मशास्त्र है, ये पोइट्री वे में है, पोइट्री फॉर्म में, और ये थोड़ा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। ये भी धर्म, लॉ, कंडक्ट की बात करता है। इसका एग्जाम्पल है मनुस्मृति, जिसके अंदर हिंदू लॉ वगैरह लिखे गए हैं। छठा क्या है? एपिक्स, जिसको जिसमें महाभारत रामायण आता है। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था, और इसमें 18 बुक्स हैं। रामायण को वाल्मीकि जी ने कंपोज किया था, इसमें 7 खंड है, 7 बुक्स है। ये मनुस्मृति जो हमने अभी डिस्कस किया हमने, धर्मशास्त्र का पार्ट है। इसमें 8 टाइप्स की मैरिज थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं डाल दिया था। इसको ट्रांसलेट किया था संस्कृत से इंग्लिश में विलियम जोन्स ने। ये 8 टाइप की जो मैरिज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको देख लेना आप, इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, ठीक है। अगला हम ये इसको देखते हैं, आर्यंस की जो ऋग्वेदिक पीरियड में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, ये सेमी नोमेडिक ट्राइब्स थी, मतलब कंप्लीटली नोमेडिक नहीं थे ये। इनकी जो इकोनॉमी थी मेन, वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी। ये एग्रीकल्चर पे, इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं थी। इससे हमको पता चलता है कि जो इनिशियली जो ऋग्वेदिक टाइम में लोग थे, उनकी जो एग्रीकल्चर थी वो सेकेंडरी, उनका ऑक्यूपेशन था, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? ये प्राइमरी था इनका। अब इनका देखो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे ऊपर इनका होता था जना, जिसका हेड कौन करता था? राजन, ठीक है। इसके नीचे आता था एक विश, जिसका मतलब होता है एक क्लान, क्लैन बोल लो उसको, ठीक है। हाँ, ये ग्रुप ऑफ विलेज था, जिसका हेड कौन था? विस्पति। इसके नीचे आते थे विलेज आते थे, जिसको ग्रामा बोलते हैं, ग्राम या ग्रामा। उसका हेड कौन था? ग्रामनी। इसके नीचे आते हैं कुल आते हैं, जिसका मतलब फैमिली था, और उसका हेड था कुलपति। इसके नीचे गिरहा, गिरहा हाउस, इसका मतलब गिरहा का मतलब हाउस होल्ड होता है, कोई घर होता है, उसका हेड था गिरहापति। तो ये इनका एक सोशल स्ट्रक्चर था कि उनकी सोसाइटी में कैसा था। तो कुल है ना, इस मतलब स्मॉलेस्ट या बेसिक सोशल यूनिट थी कुल, और लार्जेस्ट सोशल यूनिट क्या थी? जना, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ये गिरहा सोशल यूनिट नहीं कह सकते इसको, ये तो बिल्कुल लोअर है। कुल में क्या, फैमिली बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली होती है, तो उसी की फैमिली के ग्रुप को बोलते थे हम कुल। हमने देख लिया ये, विस्पति ग्राम का हेड ग्रामनी था, कुल का हेड कुलपति था, गृह का गृहपति। एक जो पैस्चर लैंड थे जहाँ पे ये अपने पशु को चराते थे, उसका एक ऑफिसर नियुक्त कर रखा था, उसको विराजपति बोलते थे। जीवा गिरवा था, उसको पुलिस ऑफिसर बोलते थे। भागदुगा रेवेन्यू कलेक्टर होता था। महिषी चीफ क्वीन होती थी। गोपति या गोपा प्रोटेक्टर ऑफ काव होता था। गौन एक प्लेस थी जहाँ पे कैटल्स को रखते थे। गविष्ठी, ये क्वेस्ट फॉर और वॉर फॉर काउ, मतलब काउ की सर्च के लिए, या इसका मतलब या तो काउ की सर्च था या वॉर था। जनरली वॉर होती थी तो उसका उसको बोल देते थे ये काउ फॉर सर्च ही, एक तरह से एक सिंबॉलिक वे है कि जिसके पास काउ ज्यादा होती थी वो पावरफुल होता था। तो वॉर जनरली इसी के लिए होती थी, काउ ज्यादा हमको रखनी है अपने पास। अघन्य वर्ड है, ये काउ को रेफर करता था, जिसका मतलब, अघन्य वर्ड का मतलब वैसे था नॉट टू बी किल्ड। तो ये अघन्य वर्ड का मतलब था
जो कि काव को रेफर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर गविष्टि इंपॉर्टेंट है। ये आपके ये सारे तो आने, ये तो एग्जाम में आते ही है। जना, ठीक है। लार्जेस्ट सोशल यूनिट थी ये, स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट कुल थी, ये भी देख लेना। गोपति, आगे चलते हैं। गोमती इंपॉर्टेंट है। गोमत आता है जो वेल्थी पर्सन है, जिसके पास सबसे ज्यादा काव होती थी, वो उसको सबसे ज्यादा वेल्थी माना जाता था, वो सबसे पावरफुल था। दुहित्री बोलते थे, डॉटर बोलते थे, इसी गोमत की डॉटर को दुहित्री बोलते थे, जो कि काव को मिल्क करती थी, मतलब काव का दूध निकालती थी, ठीक है। पानी वर्ड यूज किया जाता था ट्रेडर्स के लिए, जो ट्रेडर क्लास थी सिटीजन की, जो ट्रेड करते थे, उनके लिए पानी वर्ड यूज किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसमें पुरोहित होते थे, जो कि रिचुअलिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करते थे। जो रिचुअल्स जो भी होता है राजा के, इसमें सेरेमनी होती थी, तो उन सबका फंक्शन यही प्ले करते थे। सेनानी चीफ आर्मी का ऑफिशियल होता था, जो चीफ ऑफ द आर्मी होता था। विराजपति हमने देख लिया अभी। ग्रामनी हेड ऑफ द विलेज, ये भी देख लिया हमने। एक बलि करके वॉलंटरी ऑफरिंग थी, जो लेटर बाद में जाके टैक्स बन गई, ठीक है। शुरू में तो कम, वो कोई मैंडेटरी नहीं था या कंपल्सरी नहीं था, बाद में लेटर ऑन इट बिकम कंपल्सरी, ठीक है। शुरू में कंपल्सरी नहीं थी। असेंबली दो तरह की होती थी, एक तो मतलब मेन सभा और समिति, जिसमें सभा में इलीट लोगों के लिए था ओनली, और समिति में आम जनता भी आती थी, और जिसको प्रिजाइड कौन करता था, राजन करता था, जो कि जन का हेड था। विधाता ये ट्राइबल असेंबली थी। गण है एक असेंबली ग्रुप को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके डिसीजन लेते हैं कोई, सिंपल ये है। गण जनरल टर्म है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये विधाता के बारे में भी क्वेश्चन आ रखा है। नॉन आर्यंस को दासास बोलते थे, दासीयूर बोलते थे, ये नॉन आर्यंस के लिए वर्ड यूज किया जाता था। आगे चलते हैं। फैमिली जॉइंट थी, जिसको एक फादर हेड करता था, जो छोटी छोटी फैमिली होती थी उनको फादर हेड करता था। वीमेंस की इंपॉर्टेंट पोजीशन पे सोसाइटी में थी, मतलब वीमेंस को सभा समिति में पार्टिसिपेट करने का अलाउ था, सभा या समिति में कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। गोसा, सिकता, निवावारी, अपला, ये सब क्या थे ना, उस टाइम भी वीमेन स्कॉलर्स है, उस टाइम की पोइट्री पोइट्स वगैरह स्कॉलर थी। तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटी में इनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन को दिखाता है। चाइल्ड मैरिज या सती, ये सब सती प्रथा का सिस्टम नहीं था। री मैरिज होती थी, ठीक है। लाइव रेट मैरिज भी होती थी, इसमें क्या था कि कोई अगर बड़ा भाई है, तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ की शादी छोटे भाई से हो जाती थी, वो सिस्टम था। आज भी ये कई जगह होता है हमारे यहाँ पे। मैरिज मोनोगेमस थी, और कुछ कुछ रेफरेंसेस पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री के भी पाए गए हैं। कास्ट मतलब जो ऑक्यूपेशन था वो कास्ट बेस्ड नहीं था, ये नहीं कि अगर कोई धोबी के यहाँ पैदा हुआ तो धोबी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। गोल्ड कॉइन को निक्सा बोलते थे, और कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता था, ना कोई ट्रेजरी मेंटेन थी। उस टाइम पे कुछ मेटल्स नॉन थे, ये जो आयरन वाला है, शुरू में तो आयरन इनको नॉन नहीं था ऋग्वैदिक वाले पीरियड में, लेकिन बाद में लेटर ऑन ये आयरन भी डिस्कवर हुआ। तो उस टाइम पे क्या क्या बोलते थे, गोल्ड को बोलते हिरण्या बोलते थे, आयरन को साइमा और कॉपर को अयास। तो ये वर्ड्स हैं, कुछ संस्कृत वर्ड्स हैं मेटल्स के लिए। पोट्री का टाइप था पेंटेड ग्रेवेयर या ओकर कलर पोट्री, ठीक है। ये पोट्री के टाइप्स होते हैं, ज़्यादा इनके डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि पोट्री पेंटेड ग्रेवेयर थी। पार्ट में हम लेटर वैदिक पीरियड को देखेंगे, जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड था, और इनका सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानेंगे कि और क्या क्या चेंजेस आए। ऋग्वेद जो कि अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था, उससे लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए। हमने देखा कि जो ऋग्वेद था, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पेस्टोरल था, ठीक है, और सेकेंडरी था उनका एग्रीकल्चर। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। बार्ले को युवा बोलते थे संस्कृत में।
इस टाइम पे फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम विजिबल था, मतलब वर्ण सिस्टम इस टाइम जो जो ऑक्यूपेशन लोगों का था वो वर्ण के हिसाब से होता था, जो कि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। अनटचेबिलिटी विजिबल होने लगी, प्रेजेंट थी अनटचेबिलिटी। वीमेन की पोजीशन डिग्रेड हो गई, मतलब ऋग्वेद में क्या था, जो वीमेन्स थी वो सभा और समिति में पार्टिसिपेट करती थी, असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन वो पार्टिसिपेट यहाँ पे बंद हो गया। गेस्ट को गोहना बोलते थे, जिसका मीनिंग होता है काउ किलर, मतलब कोई भी गेस्ट आता था तो उसके लिए काव को कट करना पड़ता था, काव को कट करना पड़ता था, क्योंकि उसकी खातिरदारी करने के लिए, गेस्ट की खातिरदारी करने के लिए। तो इस वजह से गेस्ट को काउ किलर बोलते हैं। जो थ्री वर्ण थे, अपर अपर थ्री वर्ण थे, उनके मेल मेंबर्स को दिविजा बोलते थे, जो कि वही एंटाइटल थे उपनयन के लिए, जो एक सेक्रेड सेक्रेड थ्रेड होता है पहनने के लिए। सती और चाइल्ड मैरिज अपसेंट थी। जन थे वो जनपदा बन गए थे, आगे जाके वो महाजनपद बन जाते हैं, जो कि 16 महाजनपद थे हमारे, अवंती वगैरह, मगध, इसके एग्जाम्पल है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जो चीफ सी थी वो हेरिडिटरी बन गई, मतलब वंशवाद वाली सिचुएशन आ गई यहाँ पे कि राजा का बेटा राजा ही बनता था। डिपेंडेंस सभा समिति पे कम होगी, पहले सभा समिति रेगुलर होती थी, अब वो उसकी रेगुलरिटी कम हो गई, सभा समिति पे डिपेंडेंस मतलब डिसीजन मेकिंग उस सभा समिति से हटा दी गई। वीमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था असेंबली के अंदर। विधाता, जो कि एक ट्राइबल असेंबली थी, ट्राइबल असेंबली थी, वो वो अब खत्म हो गई, डिसअपेयर हो गई। ठीक है, ट्राइबल असेंबली। राष्ट्र वर्ड यूज किया जाने लगा ट्राइटरी के लिए फर्स्ट टाइम इसी लेटर वैदिक पीरियड टाइम से ही। और हमने देखा कि जो ऋग्वेद में गॉड थे वो इंद्रा, ठीक है, अग्नि, हाँ, सोम और वरुण, ठीक है, ऐसे गॉड थे, और इसमें सबसे फेमस गॉड थे इंद्र। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उसको रिप्लेस कर लिया प्रजापति ने, वो सुप्रीम गॉड बन गए उस टाइम। और इंद्र से दो चीजें रिलेटेड है कि जो ऋग्वेद है सबसे ज्यादा बार इन्हीं का नाम मेंशन है, और सबसे बड़ा जो हिम है ना, लार्जेस्ट हिम, वो इन्हीं को डेडिकेटेड है, सबसे बड़ा श्लोक इन्हीं को डेडिकेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं, आयरन एज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयरन एज जो हम इंडिया में पाए गए थे, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा यूपी में जगह है। ये अतरंजी खेड़ा के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस में भी आते हैं और एसएससी में भी आ रखे हैं ये। और जो आयरन एज का टाइम पीरियड है 1200 बीसी से लेकर 600 बीसी का है। दो बैटल लड़ी थी आर्यंस ने। ये आर्यंस भारत किंग है, जो भारत का किंग, ये आर्यंस थे। ये दासा क्या है, ये नॉन आर्यंस थे। ठीक है, देवदास और दासा रूलर संबर, इन दोनों के बीच में हुआ था, विनर यही थे। एक बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, उसमें भारत किंग सुदास ये थे, और ये जो कि देवदास के ग्रैंडसन ही थे, और 10 अलग ट्राइब्स थी, उनके किंग्स थे। ठीक है, इनके बीच में फाइट हुई थी, तो जीते यही थे, आर्यंस जीते थे, सुदास जीते थे। ये जो फाइट हुई थी, यह परूसनी रिवर के किनारे हुई थी, जिसको आज के टाइम पे हम रावी रिवर बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऋग्वेदिक गॉड्स हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के गॉड्स हैं। इंद्र जो सबसे फेमस थे, सेकंड पे अग्नि, फोर्थ पे वरुणा, सोमा, यमा, सूर्या, सावित्री, पुषान, विष्णु, वायु, दायुष, अदिति, मारुत, गांधर्व्स, अश्विन्स, रिभुस, अप्सराज होती थी जो मिस्ट्रेस होती थी गॉड की, रुद्र, विश्वादेव, अर्यायनी, ये फॉरेस्ट गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है, याद रखना, उषा, पृथ्वी, सिनीवली। तो ये कुछ गॉड्स हैं, इनको देख लेना, मैं थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। एक तो क्या है, लार्जेस्ट हिम इंद्र को डेडिकेटेड है, मोस्ट रेफर्ड गॉड ऋग्वेद के अंदर ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिविनिटी अग्नि है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक शुरू के ऊपर से ये है। एक है सावित्री, गायत्री मंत्र, इन्हीं को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, ये वायु तो पता ही है सबको। तो ये कुछ है, मारुत ये इम्पोर्टेंट है, मारुत के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और बाकी तो सही है, तो इसमें इतना ही। हाँ, आगे हम देखेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म को। ठीक है।